हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, असर्शन दिया गया है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट द गैस इवॉल्व टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो सबसे पहले हम असर्शन को समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से एक गैस रिलीज़ होती है, और इस गैस को जब हम पास कराएंगे किससे, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से, तो क्या होता है वहाँ पे हमें मिल्कीनेस ऑब्जर्व होती है। तो आप जानते हैं कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस में यहाँ पे हमें H2O मिलता है, और एक गैस रिलीज़ होती है जो कि होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जिस गैस की बात की जा रही है वो क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक प्रिसिपिटेट जो कि होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, एक क्या होता है, एक तरीके का प्रिसिपिटेट होता है और इसका कलर होता है वाइट। तो जो मिल्कीनेस हमें मिलती है वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिलती है। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू हो गया। अब आइए इसका रीज़न समझते हैं। रीज़न क्या दिया गया है कि व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज फॉर्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट में से एक्सेस CO2 पास कराएंगे तो हमें कार्बोनेट का एक सोल्यूशन मिलेगा। तो आप जानते हैं कि जब हम एक्सेस CO2 पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ट्वाइस। ठीक, ये हमें मिलता है, और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसका मतलब ये कि जो प्रिसिपिटेट हमारा बना था वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, असर्शन रीज़न दोनों ही करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से तो एक गैस रिलीज़ होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम एक्सेस में पास कराएं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बना लेता है, यानी प्रिसिपिटेट डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका रीज़न दिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस। तो यहाँ पे आप समझिए कि दो तरीके के हमारे पास मटेरियल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, यानी हमें आयंस देता है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होते हैं और हमें कोई भी आयन नहीं देते हैं, और अगर वो आयन नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखा गया है कि ग्लूकोज कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा असर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पे असर्शन दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक, इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, कार्बोनेट है, और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, CO2 गैस देगा। और ये जो CO2 गैस होता है ये बर्निंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी ये नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। तो अगर CO2 गैस ये दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन रीज़न देखिए, रीज़न क्या लिखा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है कि जो भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और वो कैसे बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है। लेकिन क्या यही रीज़न है कि हम यूज़ करते हैं इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। असर्शन दिया गया है
HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो HCl गैस होता है वो लिटमस पेपर को का कलर चेंज नहीं करता है। तो आप जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू में। यहाँ पे हमने क्या लिया है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने HCl लिया है वो HCl गैस लिया है, ना कि इसका एक्वस फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो हमने HCl लिया है वो गैसियस लिया है, साथ में यहाँ पे जो लिटमस लिया है वो भी ब्लू लिया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। अगर यहाँ पे H2O नहीं है तो क्या ये डिसोशिएट हो पाएगा, तो आंसर होगा नहीं। तो अगर कोई एसिड अपने एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट ही नहीं हो पा रही है, यानी वो H+ ही हमें नहीं देगी, तो क्या वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगी, तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। रीज़न देखिए कि एसिड्स ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, तो ये भी रीज़न सही है कि एसिड जो होती हैं हमेशा ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती हैं। अगर कोई हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो गिवन मटेरियल है वो हमारा एसिड है। ठीक, तो यहाँ पे रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये जो रीज़न है ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाएगी, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो ये क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो आंसर होगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज़ एडेड टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो हम अगर मिल्क को लॉन्ग समय तक स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। और बेकिंग सोडा क्या होता है, हमारा वीक बेस होता है। वीक बेस हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो अगर हम मिल्क को ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसमें जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांस होते हैं कि जो मिल्क होगा वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर पीएच घटा तो जो मिल्क होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। जैसे हमने लैक्टोबैसिलस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे जो असर्शन लिखा गया है कि हम बेकिंग सोडा को यहाँ पे बेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ये एसिड के एक्शन को कम कर सके और जो इसका पीएच है मिल्क का उसको बढ़ा सके, ताकि इसको हम लंबे समय तक क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू दिख रहा है हमें। रीज़न देखिए, बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द पीएच ऑफ द मिल्क फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। तो यहाँ पे रीज़न बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा तो एक हमारा बेस है और बेस जो होता है वो पीएच को बढ़ाने का काम करता है, ना कि घटाने का। और यहाँ पे जो 6 पीएच दिख रहा है हमें, अगर 6 से नीचे गया तो वो जो हमारा पीएच है वो एसिडिक में आएगा। इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे सी वाला करेक्ट है कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। यहाँ पे बोला गया है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम एज ए एंटा एसिड यूज़ करते हैं। एंटा एसिड यानी एसिड के अगेंस्ट जो काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसिडिटी के समय में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से पीएच कंट्रोल में आता है और हमें जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि एक वीक बेस होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं एंटा एसिड के तौर पे। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन तो बिल्कुल ही ट्रू है। दूसरा रीज़न देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो हमने आपको बताया कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसके, एसिड के एक्शन को। रीज़न में लिखा गया है कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग इसका फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे कि दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ये आंसर होगा बी वाला। क्यों?
क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक वीक बेस है, न कि ये रीज़न कि ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फिर से करेक्ट हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। असर्शन दिया गया है मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और रीज़न दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे देखिए, जो आप जानते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। वहीं हम अगर बात करें मेटेलिक ऑक्साइड की तो वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए असर्शन में क्या लिखा गया है कि मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे ये हमारा असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब रीज़न देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास कराई थी तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक प्रिसिपिटेट था, वो हमारा एक सॉल्ट बना था, और साथ में यहाँ पे हमें वाटर मिला था। ठीक, तो यहाँ पे जो साल्ट और वाटर बन रहा है मिल रहा है हमें, वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लिया था हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, जो कि क्या है, हमारा बेस, और हमने उससे CO2 गैस, जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसको पास कराई थी। इसका मतलब ये कि ये हमारा एसिडिक इन नेचर है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये रीज़न जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असर्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाटर इज स्लोली एडेड टू एसिड विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, और रीज़न दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे दो बातें कही जा रही हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं। ठीक, दूसरे में बोला जा रहा है कि जब हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है। तो ये दो बातें हैं। तो पहला आप समझिए कि जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो क्या हम करते हैं, हम वाटर जो कि एक कंटेनर में होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्लोली एसिड को डालते हैं। ठीक, और इसको हम कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, स्टीरिंग करते रहते हैं, ताकि ये जो प्रोसेस है हमारी ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक न बन सके। और अगर ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक बन गई तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से जो हमारा कंटेनर है वो ब्लास्ट कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम, लेकिन यहाँ पे असर्शन में उल्टा लिखा गया है कि हम एसिड में, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि हम एसिड में क्या करते हैं, H2O को ऐड करते हैं। तो अगर आप एसिड में H2O को ऐड करेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसकी वजह से ये जो असर्शन है हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब असर्शन इनकरेक्ट है तो रीज़न ऑटोमेटिकली ही ट्रू हो जाएगा। लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग ऑफ एन एसिड होता है इन वाटर, एसिड इन वाटर, न कि वाटर इन एसिड, ठीक, इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन दिया गया है जनरली द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर जिसका हम यूज़ करते हैं, ऐसा मटेरियल जिसका हम यूज़ करते हैं एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द कलर ऑफ इंडिकेटर चेंजेस इन पर्टिकुलर pH रेंज। तो आप जानते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था लिटमस पेपर का, वो एक पर्टिकुलर रेंज पे पर्टिकुलर कलर देता है। जैसे वो एसिडिक pH रेंज अगर है तो वो हमें क्या कलर देगा, रेड, और अगर बेसिक pH रेंज है तो हमें क्या देगा, ब्लू कलर देगा। तो ये बात तो बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो इंडिकेटर होते हैं, कलर इंडिकेटर, वो क्या करते हैं, हमें डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर देते हैं। रीज़न दिया गया है कि इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेस एंड एग्जिबिट डिफरेंट कलर इन मॉलिकुलर फॉर्म एंड आयोनिक फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों ने बुक में तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बात सही है कि जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वो खुद ही एक वीक एसिड या फिर वीक बेस होते हैं, जो डिफरेंट कलर शो करते हैं अपने ही मॉलिकुलर फॉर्म या फिर आयोनिक फॉर्म में। ठीक, और यही रीज़न होता है कि ये एसिड बेस जब हम इसमें डालते हैं तो ये अपने हिसाब से हमें जैसा उनका pH रहता है उस हिसाब से हमें कलर देते हैं। और यही इसका रीज़न होता है कि
जो यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है इंडिकेटर में, वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये खुद ही वीक एसिड और वीक बेस होते हैं और ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म या फिर आयनिक फॉर्म में डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। असर्शन दिया गया है, जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस इज़ इवॉल्व। तो आप जानते हैं कि जब हम जिंक को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे एक बेस हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलती है। यहाँ पे देखिए सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है Na2ZnO2, साथ में यहाँ पे क्या निकलती है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये बात करेक्ट है कि जब जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। रीज़न दिया गया कि ऑल मेटल रिएक्ट विथ बेसेस एंड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बोला गया हमसे कि सभी मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो ऑल लिखा है इसी वजह से ये हमारा रीज़न जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपकी बुक में ही लिखा गया है जहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे रिएक्शन हमें हर मेटल के केस में दिखे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हमने आपको, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।